कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। मैं तो हमेशा बढ़िया रहता हूँ यार। कल क्या पढ़े थे अपन? हाँ जी, कल स्टार्टिंग किया था है ना। पहले हिस्ट्री के बारे में डेफिनेशन बताया और उसके बाद फिर अपन सोर्सेस देखे थे, ठीक है। हिस्टोरियंस के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद फिर अपन टाइमलाइन देखे थे। उसी में एडी है ना, बीसी, उसके अलावा फिर सीई बीसीई बताया था, सेंचुरी अपन देख लिए थे और मिलेनियम देख लिए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछूं? कितने टाइप के हिस्टोरियंस हैं अभी इंडिया में, कौन बताएगा? अच्छा, सब लोग बताना, ठीक है। अभी फिलहाल इंडिया में कितने टाइप का चल रहे हैं? इंडिया में कितने टाइप का बताया था? ओके। अगर मैं पूछूं आपसे कि 18th सेंचुरी बताइए तो क्या बताएंगे? 1800 तक। अगर मैं पूछूं कि 1970s बताइए तो क्या बताएंगे? 1970s। एक ऐसे देखते हो ना आप लोग, ये टर्म देखे होंगे, ऐसा लिखा रहता है लास्ट में एस, ठीक है। जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि 90s के हैं हम लोग, है ना। तुम लोग बोलते होगे कि हम लोग 2000 के हैं, ठीक है। या फिर कोई बोलता होगा कि हम लोग तो इसके हैं, ऐसा बोलते हैं। 10 साल का 10 डिकेड, तो ये क्या होता है, किसी को आइडिया है कितना लेते हैं? याद रखना 1970 से लेके 1979 तक लेते हैं, है ना। तो कहीं पे इसको नोट कर लो, क्योंकि कई जगह पे अपन देखते हैं ये ज़्यादातर आप लोग इकोनॉमी में यूज़ करोगे, है ना, कि इस दशक में 1990s में या 1980s में। जैसे पॉलिटी में भी अपन यूज़ करते हैं कि 1990s में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ करता था, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे शुरू करें। कल के क्लास में किसी को डाउट बच्चे? एनीवन? पढ़ रहे हो घर में? कौन कौन पढ़ रहा है और बाकी लोग नहीं पढ़ रहे? बेटा आपका पहला क्लास है? अच्छा, नहीं मतलब मेरा पहला क्लास है। ओके, वही पूछ रहा था मैं। अभी आएगा, चलो आ गया। जस्ट 1 सेकेंड ना, स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग आज अपन कैलेंडर से शुरू करेंगे, ठीक है। आज अगर मैं पूछूं डेट क्या है तो क्या बताएंगे? ठीक है। अगर मैं पूछूं एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो क्या बताओगे? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे सर इतने सिली क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है और वो कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर। पोप ग्रेगरी करके एक इंसान हुआ करते हैं, एक ईसाई थे जो कि पादरी हुआ करते थे और उन्होंने ही पहली बार शून्य सन जो होता है उसके अक्षांश और देशांतरीय आधार पे, रोटेशन और रिवोल्यूशन के आधार पे, घूर्णन के आधार पे एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और आज मोस्टली पूरी दुनिया जो है वही कैलेंडर यूज करती है। लेकिन आप लोग सुने होंगे, कई बार देखते हो कि हमारा नया वर्ष इस मार्च में शुरू हो रहा है। मतलब हम भारत के भी कई कैलेंडर को लेके चलते हैं, यानी भारत में भी कई अलग अलग कैलेंडर चलती है। इन सारे कैलेंडर को अपन को देखना है। क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करता है, ठीक है। हम जो भी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली कहीं पे हेल्प नहीं करेगा आपको, मेंस में, प्री में भी, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कैलेंडर।
हाँ जी 50 नहीं होता है, 15 ही कर रहा हूं। चलो ध्यान से समझना, अब लिखना कोई मत ना, मैं लिखने का फुल टाइम दूंगा, अभी कोई मत लिखना। तो अभी बेटा एक अपन पढ़े ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, तो वो सन के मूवमेंट पे, ठीक है, सन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। यानी आप देखते होंगे कि एक मंथ में आप लोग कहीं ना कहीं 30 से 31 दिन होता है ना। उसी तरीके से एक दिन में 24 घंटे होते हैं पूरा दिन रात मिला के। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं चलता, हालांकि ये पोप ग्रेगरी ने दिया था, बट इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया में कई अलग अलग हमारे पास कैलेंडर है। जैसे एक हम सुनते हैं विक्रम संवत के बारे में, कितने लोग सुने हैं इसके बारे में, हाथ खड़ा करिए। अच्छा, एक होता है शक संवत, क्या होता है, शक संवत। एक आप लोग सुने होंगे गुप्त संवत, सुने हो, ठीक है। एक आप लोग हर्ष संवत सुने होंगे। इसी तरीके से आप लोग एक चालुक्य संवत सुने होंगे, बट वो उतना नहीं पढ़ना अपन को, अगर ये 4 पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। एक एक को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विक्रम संवत। विक्रम संवत, आप लोगों ने कोई किताब खरीदा जो मैं बुक लिस्ट बताया था? नहीं। अब बुक पढ़ोगे तो कई डेटा यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है, वो चेंज वाला डेटा भी बताऊंगा, लेकिन पहले ओरिजिनल डेटा पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज याद रखिए, मैं सिलेबस जब आपको बताया था तो ये चीज बताया था कि जब मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है 185 बीसी में, उस टाइम पीरियड पे भारत में आक्रमण होना शुरू हो जाता है, और बैक टू बैक हमारे पास 4 आक्रमण होते हैं। ये पॉइंट हम लोग देख चुके थे, ठीक है। कौन कौन सा आक्रमण सर? पहला है इंडो ग्रीक का आक्रमण, दूसरा है शक, तीसरा है पार्थियन, और चौथा है कुषाण। ये जो शक है ये 150 बीसी में भारत में आक्रमण करते हैं, और इनके बच्चे 5 ब्रांचेस हुआ करते थे, ठीक है, 5 ब्रांचेस थे, और इन्हीं ब्रांच को हम क्षत्रप के नाम से जानते हैं। याद रखना, हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में क्षत्रप के बारे में कि क्षत्रप होता क्या है, ठीक है। प्रोविंस बेसिकली आज जिसको हम राज्य कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, मध्य प्रदेश राज्य हो गया, वही शक लोग उसको क्षत्रप कहा करते थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्षत्रप है वो 5 अलग अलग जगहों पे थे। एक आपका ये मालवा गुजरात वाले जगह पे, एक आपका इस नर्मदा या फिर ये आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पे, मथुरा वाले क्षेत्र पे, तक्षशिला वाले क्षेत्र पे, और एक 5वां था अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पे, जिसको हमें नहीं पढ़ना। हम अपना जब टॉपिक पढ़ते हैं तो ये 4 टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अभी बेसिकली हम बात करेंगे ये उज्जैन वाला का। उज्जैन में एक शासक हुआ करता था, और जब ये शक आए तो ऑब्वियस सी बात है कि शासक से युद्ध लड़ना पड़ेगा, यस और नो। सपोज मान लो यहाँ का राजा मैं हूं और आप यहाँ आगे राजा बनने, तो पहले मेरे से लड़ोगे ना। तो जब शक इससे लड़ने आया, इसके और शकों के बीच में युद्ध हुआ, शकों की हार होती है और इस इंसान की जीत होती है। इस जीत के बाद इसने अपना एक टाइटल लिया जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य। सुने हो ये टाइटल, ठीक है। देखना, याद रखना, भारत में 14 ऐसे विक्रमादित्य शासक हुए हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो है वो हम गुप्त काल में पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये आपका विक्रमादित्य शासक हुआ था, ठीक है। देखो, हराया शकों को, विक्रमादित्य का टाइटल लिया, और इसी समय पे विक्रम संवत की शुरुआत कर देता है 57 बीसी में। सिंपल याद रखना, शकों का एक ब्रांच आता है, उज्जैन के शासक के साथ युद्ध होता है, उज्जैन के शासक द्वारा शकों को हरा दिया जाता है, और 57 बीसी में विक्रमादित्य का टाइटल धारण करता है, और साथ ही विक्रम संवत की शुरुआत करता है। कई किताब में आप लोग ये 58 बीसी भी देखे होंगे। ये दोनों डेट मैंडेटरी है, या दोनों डेट बोल सकते हो कि सही ही है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो। अब आते हैं सेकेंड शक संवत। कोई नोट नहीं करेगा, मैं पूरा नोट्स लिखवा दूंगा, है ना, बस ध्यान से सुनो। शक संवत।
अब शक संवत के दो डेटा है बच्चे, है ना। एक आप किताब पढ़ते हो कि 78 AD में कौन आया था, तो कनिष्क आया था, और कनिष्क ने बेसिकली सत्ता धारण किया, और यहीं से शुरुआत होती है शक संवत की। कितने लोग पढ़े हैं इसको, कितने लोग इसको पढ़े हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। ये अब डेटा पुराना हो चुका है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसको नहीं पता इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, 10 मिनट रुको, आज वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभिलेख का मतलब सिंपल एक समझो कि दीवार में या पत्थर पे या कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, इंस्क्राइब किया हुआ है, उसको हम इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कहते हैं। रबतक करके एक इंस्क्रिप्शन मिला, और वहां से हमें कुषाणों के बारे में साक्ष्य मिला है, और ऐसा माना जाता है कि ये कनिष्क जो है वो 78 AD में नहीं, ये लगभग 125 AD में भारत में शासन करने आया है। बात समझ में आ रही है? ये कुषाण ट्राइब से हुआ करते थे, जिनको हम यूची ट्राइब कहते हैं, और ये बेसिकली मंगोलिया या मध्य एशिया से भारत में आए थे। कब? 125 AD में। जैसे ही हमें रबतक अभिलेख मिला, ये डेटा हमारे लिए पुराना हो गया, लेकिन किताबें आई नहीं, तो अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ। फिर हमने सर्च करना शुरू किया कि सर व्हाट अबाउट दिस डेटा। सो यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिला, जिसके लिए हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। वापस जाने से पहले मैं ये आपको बताया था कि शक जो है 5 जगहों पे आए थे, यस और नो? यस ना? शक के जो सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच था, याद रखिएगा, ये मालवा या गुजरात ब्रांच है, इसको हम पश्चिम क्षत्रप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मैं आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा नाम सुने रहिए। ये मालवा और गुजरात का जगह है, इसको हम पश्चिम क्षत्रप के नाम से जानते हैं, और पश्चिम क्षत्रप का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, उसको हम चास्टान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? चास्टा। आप लोग रुद्रदमन का नाम सुने होंगे, अगर कोई पढ़ा होगा तो। रुद्रदमन सबसे महान शासकों में से एक है, और रुद्रदमन इसी का बेटा था। पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो चास्तान है, ये शक का मालवा गुजरात में स्थापना करता है। कब? तो यही डेट है बेटा 78 AD में। 78 AD में मालवा गुजरात में शकों की स्थापना करता है चास्तान, और इसी समय पे शक संवत की शुरुआत करता है। ये आपका अपडेटेड और नया डेटा है, ये पुराना है। अगर कोई छोटा एग्जाम दिए, होता है ना कि सर व्यापम भी दे देते हैं, CGPSC भी दे देते हैं, अगर ये क्वेश्चन दिया तो आंसर लगा देना, बट अगर अपडेटेड आया तो ये भी आंसर लगाना है। इज इट क्लियर? इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं। शक संवत क्लियर हुआ? फिर से एक बार सुन लो। शकों के 5 ब्रांच हुए। सबसे महत्वपूर्ण वेस्टर्न क्षत्रप यानी पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप मालवा गुजरात से शासन करते थे। उनका एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम है चास्टान। चास्टान 78 AD में 78 AD में अपना स्टैब्लिश करता है शक डायनेस्टी, और वहीं से शुरुआत होती है शक संवत की। इज इट क्लियर? विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 57 BC में। BC पहले, AD बाद में। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, भारत सरकार जब हमारा संविधान बना 1950 में, तो भारत सरकार ने इसको अपना ऑफिशियल कैलेंडर माना है। तो आज जो हम हिंदी नववर्ष देखते हैं ना, तो वो यही वाला हमारा है। भारत सरकार ने इसको अपना औपचारिक रूप से कैलेंडर घोषित किया है 1950 में। इज इट क्लियर? एनी डाउट किसी को भी? आगे चलें। ये दोनों ऑप्शन, भांग खा के थोड़ी एग्जामिनर कॉपी मतलब क्वेश्चन बनाया, दोनों नहीं देगा ना, दोनों नहीं देगा। अगर आयोग पढ़ा लिखा है थोड़ा, ठीक है, तो ये देगा, और अगर आयोग नहीं पढ़ा है, जैसे क्या होता है व्यापम वगैरह के एग्जाम में, छोटे एग्जाम में उनको पता ही नहीं रहता है कि चेंज हो गया, ठीक है। अब हमारा काम ही है भाई पढ़ना पढ़ाना, तो हम रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, आज भी बहुत सारे टीचर यही पढ़ाते हैं, बट एनीवे आगे चलें। तीसरा मैंने बताया आपको गुप्त संवत। चलिए फिर से आते हैं सिलेबस पे वापस। मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन हो गया, पोस्ट मौर्यन आया, सातवाहन सबसे महत्वपूर्ण, कल ही समझाया हूं, सातवाहन भी डिक्लाइन हो गया। लगभग 400 साल तक शासन किए थे इन लोग, ठीक है। 400 साल बहुत लंबा सफर होता है। आज तक भारत में कोई इतना लंबा शासन नहीं किया जितना सातवाहनों ने किया। लेकिन बोलते हैं ना, घमंड करके कहाँ तक जाओगे, एक दिन गिरना तो है ही।
सातवाहनों का डिक्लाइन हो गया और भारत में कोई ऐसे मजबूत नेता नहीं था, शासक नहीं था जो पूरे भारत को फिर से होल्ड कर पाए। और वहीं से एक छोटा सा व्यापारी समूह आता है, यूपी से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और नाम है उनका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उनका बेटा घटोत्कच और उनके बाद उनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने वास्तविक रूप से गुप्त डायनेस्टी की शुरुआत की मगध एरिया में, यूपी बिहार पूरे एरिया में, लगभग नॉर्थ इंडिया में। और यहीं से शुरुआत होती है गुप्त संवत की 319 एडी में। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इज इट क्लियर? तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आता है, उसके बाद उसका बेटा आता है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे फिर से भारत में आक्रमण हो जाता है और इसको हम बोलते हैं हूनों का आक्रमण। हम आगे पढ़ेंगे हून आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि यहीं से आप देखोगे कि गुप्त डायनेस्टी बिल्कुल डिक्लाइन फेज पे जाना शुरू हो जाता है। और गुप्तों ने शुरुआत किया था एक नया व्यवस्था जो भारत में पहले नहीं चलता था, और वो था भूमि दान करने की व्यवस्था। ये भूमि दान किया जाता था ब्राह्मणों को और बुद्धों को। यानी कि जब आप आज काम कर रहे हो, जैसे मान लो आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो महीने के अंत में मेरे हाथ में कुछ मनी दिया जाएगा, अकाउंट में कुछ पैसे मान लो दे दिए जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पैसे ना दे के जमीन दे देते। मान लो कि प्रीमियर एकेडमी का एक रूम मेरे को दे दिए कि सर ये आपका हो गया, यहाँ से जो भी टैक्स जो भी रूम किराया आएगा वो आपके खाते में जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं भूमि दान व्यवस्था, जो कि शुरुआत हुई। अब भूमि दान का मतलब वो भूमि आपका हो गया सर, आप उस भूमि के मालिक हो गए। और जब ऐसे अलग अलग जगहों पे मालिक बनना शुरू हुए, इसी व्यवस्था को कहा जाता है सामंती व्यवस्था। मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग अभी से समझा रहा हूं, ताकि जब गुप्ता में पढ़ाओ ना फ्यूडलिज्म तो आपको लगे कि सर सुना हुआ तो लग रहा है। ठीक है, और फ्यूडलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे राजाओं का उदय होना, इमर्जेंस ऑफ स्मॉल डायनेस्टी या स्मॉल रूलर्स। ठीक है, और वहीं से शुरुआत होता है मौखारी वंश की, वहीं से शुरुआत होता है वर्धन वंश की, वहीं से शुरुआत होता है गोंड वंश की, और ये सब शासन करना शुरुआत कर दिया। वहीं पे हम देखते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो धीरे से इमर्ज होता है और लगभग 607 बीसी एडी में इसने अपना नया साम्राज्य बना दिया 16 साल की एज में। और यहीं से शुरुआत होती है बेटा हर्ष संवत की। इज इट क्लियर? तो ये 4 संवत अपन को ध्यान में रखना है। एक चालुक्य संवत भी है 1078 में, बट उसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। ये 4 याद रखना। अगर इसमें भी नहीं याद रखना है तो ये 2 तो याद रखना ही रखना, ये शक संवत और विक्रम संवत। किसी को डाउट है? विक्रम संवत कब शुरुआत हुई? 57-58 बीसी में। क्यों शुरुआत हुई? शकों को हराया और विक्रमादित्य का टाइटल लिया और विक्रम संवत की शुरुआत किया। इज इट क्लियर? दूसरा चीज क्या बताया? शक संवत, पुराना डेटा, कनिष्क जो है, जो कुषाण वंश से आता था, उसने शासन किया और उसने ही अपने नाम पे शक संवत की शुरुआत की। लेकिन ये डेटा चेंज हो गया और अब क्या है? शक राजा चास्तान था जिसने मालवा गुजरात पर अपना शासन किया और शक संवत की शुरुआत किया। उसके बाद फिर हम देखे आपका गुप्त वंश और फिर हर्ष वंश। क्लियर है? नोटेड डाउन। लिख लोगे? लिखवाना पड़ेगा। लिखो। पहला विक्रम संवत, इंग्लिश मीडियम देख लेना। विक्रम संवत डैश करके लिखो 57-58 बीसी। मोस्टली 57 रखिएगा, बट कहीं पे अगर पूछ लेता है तो 58 भी आप ले सकते हो। ठीक है बच्चे? हाँ लिखो ना, लिखवा रहा हूं। शकों ने उज्जैन पर आक्रमण किया। शका अटैक ऑन उज्जैन। शकों ने उज्जैन पर आक्रमण किया। शक अटैक ऑन उज्जैन। उज्जैन के राजा ने शकों को हराकर, उज्जैन के राजा ने शकों को हराकर विक्रमादित्य का टाइटल लिया
विक्रमादित्य का टाइटल लिया तथा विक्रमादित्य का टाइटल लिया तथा ये उपाधि लिख लेना, तथा 57-58 BC में विक्रम संवत की शुरुआत की। उज्जैन रूलर डिफीटेड सका उज्जैन रूलर डिफीटेड, फास्ट हो रहा है क्या? नो ना। उज्जैन रूलर डिफीटेड सका and took the title of Vikramaditya and started Vikram Samvat in 57-58 BC and started Vikram Samvat in 57-58 BC। नोटेड डाउन, नोट करके लिखिए। भारत में 14 देखिए हिस्ट्री में फैक्ट भी पूछता है तो हमें जितना ज़्यादा फैक्ट हो सके लिखने हैं, ठीक है। बट मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर हम फैक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। बट इन द एंड जब हमारा एनसीएन कंप्लीट होगा आपको हर वो फैक्ट आपके कॉपी में होगा जो कि आपको 4-5 किताबों का समेसन है, ठीक है। लिखिए, भारत में 14 विक्रमादित्य शासक हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। There are 14 विक्रमादित्य रूलर इन इंडिया। There are 14 विक्रमादित्य रूलर इन इंडिया। Most prominent was चंद्रगुप्त द्वितीय ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑफ गुप्ता डायनेस्टी मतलब ऐसा हो गया था कि कोई भी अच्छा काम करता था ना तो विक्रमादित्य का टाइटल ले लेता था, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट टाइटल हो गया था, ठीक है बच्चे। सेकेंड टॉपिक लिखिए, शक संवत। अच्छा लिखा हुआ शक संवत, डैश करके लिखिए 78 AD। CE भी लिख सकते हो, AD भी लिख सकते हो, नो वरी। 78 AD, थोड़ा फास्ट करना ना, सोर्सेज भी पढ़ाना है। लिखिए, शक शासक चास्तान ने लिखा हुआ है बोर्ड पे चास्तान। शक शासक चास्तान ने 78 AD में पश्चिमी क्षत्रप के रूप में अपना साम्राज्य स्थापित किया। पश्चिमी क्षत्रप के रूप में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तथा शक संवत की शुरुआत किया। शक रूलर चास्तान established their rule in Malwa, Gujarat as a Western Kshatrap. And started शक संवत। नोट करके लिखिए, भारत सरकार ने 1950 में शक संवत को औपचारिक कैलेंडर के रूप में घोषित किया है। लिखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट, या ऐसा लिखो, शक संवत इज अ ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडिया।
शक संवत इज ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडिया। क्या हो गया, नहीं लिख पाए? लिख लिया ना? छू हाँ जी, किसको? आई डोंट नो, कैलेंडर ही बोलते हैं। अब कैलेंडर को भी हिंदी में लिखिएगा। देखिए, मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर किया है एंड नाउ आई एम अपेयरिंग फॉर पीएचडी। सो मुझे पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज तो है बट हिंदी का उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो मे बी मैं कहीं पे गलत हो सकता हूँ बट आई डोंट नो कि कैलेंडर को क्या बोलते हैं अभी फ़िलहाल। किसी को पता है तो बता देंगे। नहीं बोलते, कैलेंडर ही बोलते हैं हिंदी में। कैलेंडर ऐसे ही तो लिखते हैं भाई। यस और नो? ठीक है, सर्च करिए गूगल पे, कुछ आ जाए। हाँ, लिखो गुप्त संवत। लो तो टीचर को ही पगला दोगे। गुप्त संवत। इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, सिंपल लिख दो 319 AD चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया। जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने डिटेल में लिखवा दिया। लिखो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 AD में, देखिए गुप्त संवत की शुरुआत श्री गुप्त ने किया था बट चंद्रगुप्त प्रथम वॉज ऑफिशियल या फिर बोल सकते हो कि वास्तविक रूलर था, है ना? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसने स्थापित किया था, ठीक है? लिखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 AD में गुप्त वंश की शुरुआत की, साथ ही गुप्त संवत प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम was a real founder of Gupta dynasty. चंद्रगुप्त प्रथम was a real founder of Gupta dynasty and he started Gupta Samvat in 319 AD. ठीक है, ये सब अपन कल पढ़ चुके थे। ये इतना ही छोटा आता है क्या, बड़ा करना पड़ता है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बच्चे। भारत का नामकरण। नेमिंग ऑफ इंडिया। नेमिंग ऑफ इंडिया। किसी को कैलेंडर में कोई डाउट? हाँ जी बेटा, हाँ एक बार फिर से बता दूं। छत्तीसगढ़ राज्य है, इसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे ही शक शासक में राज्य को ही छत्रप कहते थे। छत्रपी व्यवस्था, जैसे यहां प्रांतीय शासन चलता है, केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य में प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि राज्य की सरकार, वैसे ही वहां पे छत्रप या छत्रपीय व्यवस्था चलता था। इज इट क्लियर? तो जो राज्य है वही छत्रप है। और किसी को कोई डाउट? शुरू करें। देखिए भारत का नाम जो है ना, अगर आप औपचारिक नाम की बात करते हैं तो कितने नाम है बेटा औपचारिक? ऑफिशियल नाम कितने हैं और कहां लिखा गया है? आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपन को यह याद रखना है कि सर भारत और इंडिया ये दो नाम भारत के लिए है। ठीक है, लिखिए मत अभी। तो औपचारिक नाम हमारा कितना है? भारत और इंडिया। अब डाउट ये आता है कि सर ये भारत नाम दिया किसने, है ना, और ये इंडिया नाम किसने दिया? तो भारत नाम के कई साक्ष्य मिलते हैं हमको। सबसे पहला साक्ष्य ये मिलता है, हम आगे पढ़ेंगे वैदिक काल, और वैदिक काल में आपको बताऊंगा कि वो एक कबीले हुआ करते थे, ट्राइबल हुआ करते थे, और उनका एक सबसे प्रमुख जो इंसान था, कबीला का प्रमुख था, वो दिवोदास था।
और दिवोदास जो कबीला से आता था उसको हम भारत कबीला या भारत ट्राइब कहते थे। ठीक है, बेसिकली दिवोदास की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद फिर उसका बेटा सुडा आता है और सुडा को अपना पुरोहित चूज करना था जिसके पास दो ऑप्शन हुआ करते थे, एक विश्वामित्र और दूसरे वशिष्ठ ऋषि। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र कंपोज किया था जिसके बारे में ऋग्वेद के 3 मंडल में हमको जानकारी मिलती है ना। सो इन्होंने क्या किया, विश्वामित्र के जगह पे वशिष्ठ ऋषि को अपना भारत कबीले का पुरोहित घोषित कर लिया। विश्वामित्र को लगा कि मेरी बेइज्जती हुई है, भाई बदला लेगा बेइज्जती का, है ना। वो जाते हैं 5 आर्य राजाओं और 5 गैर आर्य राजाओं के साथ मिलके सूडा ट्राइब पे अटैक कर देते हैं। मुंह मत ऐसे बनाइए, मतलब अभी सिर्फ कहानी समझा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा मैं आगे। ठीक है, क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा ना तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं बोल दूंगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा। सो बेसिकली अटैक होता है, 10 राजा एक तरफ और सूडा एक तरफ। ठीक है, सूडा की जीत होती है। चूंकि सूडा के कबीले का नाम भारत था इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पड़ता है। इज इट क्लियर? तो सिंपल हमको क्या लिखना है सर, पहला साक्ष्य कि भारत नामक कबीले के आधार पर, कबीले के नाम पर, ये पहला हो गया। दूसरा हमको ये भी मिलता है इसके महाभारत में, महाभारत से भी हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं। हर धर्म में साक्ष्य मिलते हैं। जैसे माना जाता है कि शकुंतला करके एक महारानी हुआ करती थी और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। रामायण में भी हमको जानकारी मिलती है कि राम के भाई का नाम भरत था और उनके नाम पे भारत पड़ा। अगर आप जैन में देखोगे तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभ आदिनाथ ऋषभदेव, उनके पुत्र का नाम भरत था और उनके नाम पे भारत पड़ा। तो ऐसे कई कहानियां हैं जो कि बताता है कि भारत नाम कहां से आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इंडिया नाम। ठीक है, इंडिया नाम कहां से आया। आज हम भले बोलते हैं कि इंडिया हमारे, है ना, इंडिया में हम रहते हैं, बट इंडिया नाम जो है वो ग्रीक लोगों ने दिया था, ग्रीक लोगों के द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां से बेटा सिंधु नदी जाता है और सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते हैं। उन लोग इंडस पढ़ नहीं पाते थे इसलिए इसको सिंधु या सिंदस या इंदू, इंडी ऐसे करके पढ़ते थे और वही धीरे 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 इंदू से इंदुई हुआ, इंदुई से बाद में फिर इंडिया हो गया। तो भारत के कई साक्ष्य हैं। इंडिया कौन नाम दिया? तो ग्रीक लोगों ने नाम दिया, ये साक्ष्य मिलता है। ठीक है, एक नाम आप लोग सुने होंगे हिंदुस्तान, है ना। हिंदुस्तान किसने दिया? तो एक बहुत बड़े आप बोल सकते हो कि कवि थे मिनहाज ए सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। तो भारत के लिए 3 नाम याद रखना है हमको। कौन कौन सा? भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। इज इट क्लियर? तो यही चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि भारत का जो नाम है भारत का जो नाम है वो ऋग्वेद में भी मिलता है भारत नामक कबीले के आधार पर। महाकाव्य और पुराण में भी मैंने आपको बताया कि शाकुंतला का एक बेटा था जिसका नाम भरत था और उसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा। रामायण में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं कि राम के भाई भरत के नाम पे भरत पड़ा। जैन ग्रंथ में भी साक्ष्य मिलते हैं। तो हर जगह पे है, 1-2 लिख लोगे काफी रहेगा। याद रखिएगा एक जम्बू द्वीप हुआ करता था और उसी का हिस्सा है ये भारत। जम्बू द्वीप आप लोग देखे होंगे, अगर पूजा होता है तो पंडित जी बोलते हैं जम्मू द्वीपे, है ना। इस तरीके से फिर आपके जिले का नाम, भारत का नाम, फिर गांव का नाम, फिर आपके वंश का नाम, कुल का नाम, तो इस तरीके से पूरा नाम लिया जाता है। तो हम लोग किसके हिस्सा थे? जम्बू द्वीप का हिस्सा थे। इंडिया नाम कहाँ से आया बेटा? तो ये यूनानी लोगों ने, ग्रीक लोगों ने दिया है। इंडिया सिंधु नदी को ही इन लोगों आगे इंडे, इंडुई ऐसे कहते गए और आगे फिर यही जाके इंडिया बन गया। हिंदुस्तान के लिए मैंने आपको बताया कि फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने यह नाम दिया था। तो ये 3 चीजें आपको नोट डाउन करनी है। फटाफट यही नोट डाउन करोगे कि घर में यही करोगे? कर लो। दिख रहा है कि पीछे नहीं दिख रहा है? और बड़ा कर दूं क्या?
मजा आ रहा है पढ़ने में? पक्का? कौन कौन बोर हो रहा है? एनीवन? होगे तो बता देना, अब नाच के तो नहीं दिखा सकता भाई, ठीक है? हाँ जी लिखिए। हो जाए तो बता दीजिएगा, है ना? चलिए हो गया, आगे चलें। ये खत्म कहाँ से होगा सब कुछ? नया टॉपिक डालो। जानकारी के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वैसे ये टॉपिक जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हो, मैं पहले ही आपको बताया हूँ, बहुत फैक्चुअल डेटा है, तो अगर अभी नहीं पढ़ना चाहो तो हम इसको स्किप करके दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। पढ़ लोगे ना? क्योंकि फैक्चुअल है, 2-3 दिन आपका दिमाग थोड़ा सा लाइक ऐसा लगेगा क्या पढ़ा रहे हो सर, लेकिन बिलीव मी अभी अगर वो लिस्ट पढ़ लोगे, इन फ्यूचर जब हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि यूपीएससी कई बार अभी बुक से, उसके राइटर से क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी लास्ट ईयर ही एक बुक पूछा था, और जो कि लगभग किसी बुक में, किसी भी नोट में या फिर कहीं पे भी नहीं गिवन है, तो अपन वो सारा कंपाइलेशन करके लाए हैं, जिसको अपन को लगभग एक जगह लिख के रखना है। हम आगे याद कर लेंगे, बट अभी हमको एक जगह पे सब कुछ पढ़ लेना है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से इसको समझिए, मैं बता रहा हूं। टाइम लगेगा क्या? ये 2 सेकंड रुक जाइए ना। चलिए शुरू करूं? रेडी हो? पक्का? देख लो, कल अपन थोड़ा सा यहाँ से शुरुआत किए थे कि इतिहास जो है वो हिस्टोरिया से मिलकर बना है ना? जस्ट 2 सेकेंड रिवीजन करवा रहा हूँ। और हिस्टोरिया का मतलब होता है बेटा जानना, है ना? जानना, तो नो अबाउट आवर रिलेवेंट पास्ट। और हमने ये देखा था कि आपको अगर कुछ जानना है तो इसके साक्ष्य होते हैं। क्या होता है मेरे बच्चे? साक्ष्य होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सोर्सेस है इसके 2 टाइप हैं। कौन कौन से टाइप? एक आपका लिखित साक्ष्य, इसी को हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं या इसी को साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। और दूसरा आपका होता है पुरातात्विक साक्ष्य।
पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल। सो आज अपन को यही पढ़ना है, ये पूरे साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा लिखित साक्ष्य है। तो आप देखोगे कि लिखा हुआ है तो एक हमारा कोई धार्मिक ग्रंथ होता है ना, जैसे मान के चलो हम रामायण देख लिए, महाभारत देख लिए, वेद देख लिए, पुराण देख लिए, ये सारा चीज़ हमारा लिखित रूप में तो है लेकिन धार्मिक है। कई किताब आप लोग देखे होंगे जो कि धार्मिक नहीं होता, गैर धार्मिक, जिसको हम लौकिक कहते हैं। ये रिलीजियस हो गया और ये नॉन रिलीजियस हो गया, है ना, लौकिक बोलते हैं हिंदी में। तो मतलब कि इनका धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग चाणक्य का नाम सुने होंगे, और चाणक्य ने एक किताब लिखा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य डायनेस्टी के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। सर प्रशासन तो धर्म नहीं है ना, मतलब कि ये ऐसा किताब है जहाँ से हमें कोई भी धार्मिक चीज़ें नहीं मिलती, गैर धार्मिक चीज़ें या लौकिक चीज़ों की जानकारी होती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस। आप लोग कई बार देखते होंगे कि कोई विदेशी भारत में आया और उसने कुछ लिख दिया, जैसे प्लिनी का हम लोग देखते हैं, प्लिनी के बारे में, जैसे हम लोग सियूकी बुक देखते हैं फाहियान का, इसी तरीके से आइसिंग आया था, इसी तरीके से मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं। अब इसी जगह पे हम देखेंगे तीसरा कि कौन कौन विदेशी राइटर आए हैं, फॉरेन से कौन कौन राइटर आए हैं, उनकी किताब को पढ़ेंगे। तो मतलब कि लिखित सोर्स में भी हमारे पास ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। कौन कौन सा? धार्मिक लिखित साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य। अब आते हैं इधर पुरातात्विक सोर्सेस पे। जैसे मान के चलो पुरातात्विक सोर्सेस का मतलब है आपने खुदाई किया और खुदाई करने के बाद आपको कुछ मिला, ठीक है। जब आप खुदाई किए तो आपको क्या मिल सकता है सर? या तो हो सकता है कि उस समय का सिक्का मिले। अब जैसे अगर मैं इस टॉपिक को प्री ओरिएंटेड पढ़ाऊं तो सिर्फ मेरे को फैक्ट देना होगा, बट यहाँ से बच्चे मेंस के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि सर पुरातात्विक साक्ष्य के सिक्के से हमें कैसे जानकारी मिलेगा। चलिए समझाता हूँ थोड़ा सा। मान के चलिए एक सिक्का मिला, ठीक है। सिक्का में हो सकता है किसी राजा का चित्र दिया है, हो सकता है किसी राजा का ईयर दिया है, तो उससे मुझे उस राजा का पॉलिटिकल कंडीशन पता चला कि नहीं। सेकेंड चीज, अगर वो सिक्का चांदी का है, अगर वो सिक्का सोने का है, अगर वो सिक्का प्योर सोने का है, अगर वो सिक्का डुप्लीकेट सोने का है, मेरे को आर्थिक स्थिति पता चलेगा कि नहीं। सपोज मान के चलो मुझे ग्रीक काल से या उस समय से मुझे एक सिक्का मिला और वो बहुत ही प्योर था, यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि सर भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाले पहले ग्रीक थे जो कि 190 बीसी में भारत आए, है ना। तो मुझे उनके आक्रमण के बारे में समझ में आ गया इस सिक्के की जानकारी से। उसके बाद सिक्का मिलता है जो कि बिल्कुल प्योरेस्ट ऑफ द प्योर था, यानी बिल्कुल शुद्ध सिक्का, और उसका टाइम पीरियड जो है वो लगभग पहली शताब्दी एडी था। मुझे समझ में आ गया कि इस समय आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। तब मुझे याद आया कि सर भारत में तो सोना मिलता ही नहीं है। फिर पीछे से कोई बालक बोलेगा सर केजीएफ नहीं देखे हो क्या, कोलार गोल्ड फील्ड मिलता है। तो उनके लिए बता दूं कि कोलार गोल्ड फील्ड से बहुत कम सोना निकलता है और फिलहाल अभी तो बंद हो चुका है। यानी भारत में सोने का कोई सोर्सेस नहीं है। सोना आता कहाँ से? सोना आता था बेटा इटली से, रोम से। प्लिनी नामक एक इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है नेचुरल हिस्ट्री, और उसमें उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है कि भारत काले सोने के बदले हमारा असली सोना ले जा रहा है। काला सोना बोला जाता है मिर्च को, काली मिर्च जो आप लोग घर में बनाते हो ना, उसको काला सोना कहा जाता है। हम काला सोना देते थे, उन लोग प्योर सोना देते थे, और इटली जो है वो बर्बाद होने की कंडीशन में आया था। ये कौन कह रहा है? प्लिनी कह रहा है। मतलब हमको सिंपल समझ में आया इस सिक्के से कि सर पहली शताब्दी एडी में हमारा व्यापार बहुत अच्छा रहा होगा, किसके साथ? वेस्टर्न कंट्री के साथ। अब मुझे ये समझ में आया कि सर हमने पढ़ा है कि 1498 में पहली बार समुद्री मार्ग की खोज हुई, यानी कि 15वीं शताब्दी में। तो फिर पहली शताब्दी में व्यापार कैसे होता था? तो वहाँ से समझ में आया कि भैया लैंड रूट से होता था। फिर हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने गए तो हमको पता चला चाइना से एक रास्ता निकलता था जो उज्बेकिस्तान होते हुए, टर्की होते हुए यूरोप जाता था, और इसको हम सिल्क रूट कहते हैं। और वहाँ से हमको पता चला कि कनिष्क जो है वो सिल्क रूट की मरम्मत करवाया था
और कनिष्क के टाइम पीरियड पे इटली और भारत का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। सोचो, एक सिक्का और कितने इतिहास समझ में आ गए। इस तरीके से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, और इतने डेप्थ लेवल पे अगर आप सोचने लग गए तो मेंस आपका इजीली हैंडल होगा। बात समझ में आ रही है? फिर हम और आगे बढ़े थोड़ा सा। अब हमें बहुत भारी मात्रा में मिलने लग गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के मिलने लग गए, लेकिन अब वो सोने के सिक्के में मिलावट आने लगी, और वो समय काल था गुप्त पीरियड। तो हमको इससे ये समझ में आया कि आर्थिक स्थिति डिक्लाइन होने लगी। आप लोग देखिए, मैं पीछे 5 मिनट से बातें कर रहा हूँ, बट कहीं पे भी मैंने रिलीजन की बात नहीं की। मैं सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ। यही चीज़ मैंने कल आपको समझाया था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बात करता है तो पैसे की, रुपया की, धन की, दौलत की, आर्थिक स्थिति की, कभी रिलीजन की बात नहीं करेगा। यही अगर मैं नेशनलिस्ट होता तो मैं बात करता 712 की, कि इस्लामिक इन्वेजन हुआ, भारत की सांस्कृतिक स्थिति खराब हो गई, हिंदू जो है वो डिक्लाइन होने लगे, इस्लाम धर्म ग्रोथ करने लगा। अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो कल का आपका एग्जाम्पल प्रूफ हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा एग्जाम्पल है कि हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब मुझे ये समझ में आ गया सर कि गुप्त काल में व्यापार बंद हो गया होगा, और ये फाइनली यही हुआ था। इटली, जब प्लिनी ने अपनी किताब निकाली, उसके बाद इटली से व्यापार बंद हो गया भारत से, और इटली जो है अब चाइना से व्यापार करने लगा था। भारत के जो कपड़े थे, भारत के जो मसाले थे, अब वो नहीं जाते थे। बात समझ में आ रही है? और उसी समय पे आप देखोगे कि हुन का आक्रमण भी हो गया था, यानी प्रूफ हो गया कि गुप्त काल का आर्थिक स्थिति सच में डिक्लाइन था। इसलिए उन लोग प्योर सोने के सिक्के नहीं चला पाए, उसमें कुछ मिलावट आने लगी। तो एक सोना का सिक्का और हमें 3 काल का इतिहास समझ में आ गया, इंडो ग्रीक का, कुषाण का और गुप्त का। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब जैसे मान के चलो, सिर्फ यही नहीं है, मान के चलो हमारे पास मृद भांड आ गया। मृद भांड को बेटा बोलते हैं पोट्री। अब पोट्री से कैसे इतिहास समझ में आएगा? पोट्री का सबसे शुरुआती, मृद भांड का सबसे शुरुआती जो साक्ष्य है वो हमको मिलता है पाषाण काल के सबसे अंतिम रूप में। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जिसको हम नियोलिथिक एज कहते हैं, वहां से हमको मृदभांड के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसको हाथ से बनाया जाता था लगभग 4500 BC साल पहले, है ना? अभी कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ कहानी सुनो। आज से लगभग 4500 BC साल पहले चाक की खोज होती है। चाक यानी पहिया, और पहिया में जब हम मृदभांड बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा शेप अच्छा आने लगा, बहुत स्मूथ बनने लगा। और यहाँ से आगे जब हम जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ पे सिर्फ जनरल पर्पस के लिए नहीं, सामान्य काम के लिए नहीं, दिखावटी पर्पस के लिए भी मृदभांड बनता था। अब सपोज मान के चलो, इस घर से मुझे एक काले कलर का मृदभांड मिला और इस घर से मुझे लाल कलर का मृदभांड मिला। क्या आप बता सकते हो ये अमीर था कि ये अमीर था? आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। जो लाल मिट्टी यूज करते हैं ना बेटा, वो थोड़े गरीब हैं, सस्ता मिलता है। आज भी आप काली मिट्टी का अगर घड़ा लेते हो ना, तो वो प्योर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा करता है और महंगा मिलता है। अब तीसरा घर में गया और वहाँ पे मुझे चीनी मिट्टी का बर्तन मिल गया। आप बताओगे ना, पानी पीने के लिए तो यूज़ नहीं करता होगा, दिखावटी के लिए यूज़ करता है। तो इससे मुझे सामाजिक कंडीशन पता चला कि समाज में गरीब भी थे, समाज में मीडियम भी थे और समाज में अमीर तबका भी रहता था। उसके बाद हम नवपाषाण में गए और नवपाषाण बोल रहा हूँ, मौर्य काल में गए, और मौर्य काल में जो है वो बहुत बेहतरीन लेवल का और बनना शुरू हो गया। अब हम चित्रकारी करना शुरू कर दिए, तो हमको ये समझ में आया कि भारत में चित्रकारी की शुरुआत यहाँ से हुई। तो एक मृदभांड हमको मिला पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में, और हमने पूरा इतिहास की स्टडी कर ली। उसी तरीके से हमें और भी कई चीज़ें मिल गई, है ना? और सोचो, इन सब के मिलने के कारण हमने एक नया सभ्यता की खोज कर ली थी। हमें 1921 से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला और हमने अपने इतिहास को हजारों साल पीछे ले गए। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण होता है साक्ष्य, वो भले लिखित साक्ष्य हो या पुरातात्विक साक्ष्य हो, दोनों पे विश्वास करना है हमको, किसी एक पे विश्वास नहीं करना। क्यों? एग्जाम्पल बताता हूँ।
देखिए आगे हम पढ़ेंगे चालुक्य शासक, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। याद है सिलेबस डिस्कस किया था। हर्षवर्धन जो है 619 एडी में दक्षिण भारत में जाता है और वहां के चालुक्य शासक के साथ उसकी लड़ाई होती है। और हर्षवर्धन का एक कोर्ट पोएट था हर्षवर्धन का एक कोर्ट पोएट था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने एक किताब लिखी है हर्ष चरित्रम, हर्ष के बारे में, द स्टोरी ऑफ हर्षा। और उसमें लिखा है कि हर्ष एक महान शासक था जो कि आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, लिखित साक्ष्य मिल गया कि हर्षवर्धन आज तक एक भी युद्ध, अरे बोलो ना, नहीं हारा। फिर हम गए साउथ में, तो साउथ में वहां रवि कीर्ति बैठा था। ठीक है, रवि कीर्ति बोलता है अरे ये झूठ बोल रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि रवि कीर्ति ने एक इंस्क्रिप्शन लगा के रखा है, और इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि 619 एडी में सक्कल उत्तर पथ पथेश्वर, हर्षवर्धन का उपनाम है, क्या नाम है? सक्कल उत्तर, यानी उत्तर दिशा का, पथ पथेश्वर यानी वहां का महाराज, नर्मदा नदी क्रॉस करके आया था और हमारे शासक ने उनको हरा के भेज दिया और नर्मदा की संधि हुई। सोचो, लिखित साक्ष्य में लिखा था कि एक भी युद्ध नहीं हारा, और पुरातात्विक साक्ष्य में लिखा था कि युद्ध हारा था। किसकी बातें मानोगे? किसकी बातें मानोगे? किसी की बात नहीं। हो सकता है रवि कीर्ति झूठ बोल रहा हो सकता है बाणभट्ट झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसी टाइम पीरियड पे एक चीनी यात्री आया था। ठीक है, चीनी यात्री ने अपने अकाउंट में लिखा है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ है। सोचो, मैं आपका बहुत फेवरेट हूं, आप मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बोलोगे। सपोज मैं आपका बहुत क्रिटिक हूं, मैं आपका दुश्मन हूं, आप मेरे बारे में खराब चीजें बोलोगे। सोचो, अभी बगल में व्यापम की क्लास चल रही है, मैं उनको नहीं पढ़ा रहा, वो मेरे को नहीं जानते, वो मेरे बारे में क्या सही या गलत बताएंगे, या बढ़ा के बताएंगे या घटा के बताएंगे? जो एग्जैक्टली होगा वही बताएंगे। अरे चाइना से आया हुआ था, उसको क्या फर्क पड़ता है हर्षवर्धन से और पुलकेशिन द्वितीय से? उसने तो सही लिखा होगा ना। यानी कि जब हम स्टडी करते हैं, जब इतिहास का स्टडी करते हैं, सबको मिला के, पूरा प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट सब कुछ देख के फिर एक थीसिस निकालते हैं, और वो थीसिस अगर सारे इतिहासकारों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब उसको इतिहास कहते हैं, अन्यथा वो माइथोलॉजी या पौराणिक कथा कहलाता है। बात समझ में आई? कल मैंने डिस्कस किया था आई थिंक पौराणिक कथा का। पौराणिक कथा का मतलब झूठ नहीं होता, पौराणिक कथा का मतलब है मिला है साक्ष्य बट पूरी तरीके से सच्चाई प्रूफ नहीं हुआ है। क्लियर? तो आज डिस्कस किया है, कल मैं शुरुआत करूंगा, शुरुआत करेंगे हम लिखित साक्ष्य से, उसमें भी धार्मिक साक्ष्य। ठीक है, मैंने बहुत बेहतरीन लेवल पे समझाने की कोशिश की कि साक्ष्य की मदद से इतिहासकार हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ध्यान से समझे होंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, बट मैं ये भी जानता हूँ कि अभी कई चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर जा रही होगी। जस्ट बिलीव मी गाइज, मैं अपने सारे है ना इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आप जिस दिन सिलेबस खत्म करोगे, हिस्ट्री में वाव वाली फीलिंग अगर नहीं आई तो फिर जो गाली बकना होगा बक के चले जाना। ठीक है, शुरुआत में इसलिए टीचर बहुत सारी चीजें एक साथ बताता है ताकि आपके दिमाग में सब कुछ आ जाए और उसी को धीरे 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 हम क्या करते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं। इसलिए चैप्टर 1 जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ने सिखा रहा हूं, सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री का मतलब कतई नहीं होता है कि फैक्ट का कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? कैसे हमको उस फैक्ट से हमारा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, क्योंकि यूपीएससी के मेंस में डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई बताइए, या सिंधु घाटी सभ्यता के टाउन प्लानिंग को समझाइए, नगरीय नियोजन को समझाइए। नहीं, यूपीएससी पूछा है कि भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता के टाउन प्लानिंग से वर्तमान में हम किस प्रकार से सीख ले सकते हैं। अब सोचो, अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो आप कैसे यूज करते। क्वेश्चन पूछा है कि साहित्यिक सोर्स का इतिहास को समझने में क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब अगर इतना मैं डिस्कशन नहीं करता तो फिर कैसे समझ पाते कि इन साक्ष्य का, इन स्रोत का इतिहास को समझने में क्या महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इतनी सारी चीजें डिस्कशन करना पड़ता है।
आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर कल तो मिलेंगे ही। फिर से कुछ पूछना है एनीवन?